के वैश्विक परिदृश्य में उन लोगों को याद कर रहे हैं और उन लोगों से चर्चा करने जा रहे हैं जो विदेशी मूल के हिंदी प्रेमी हैं और जिन्होंने हिंदी को पूरे वैश्विक परिदृश्य में फैलाया है। हम सब इस बात से भलीभांति परिचित है कि अब हिंदी भाषा ने भारत की भौगोलिक सीमाओं को लांघकर पूरे विश्व में अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया है और अब हिंदी अपने विविध रूपों में आज न केवल विश्व के अनेक देशों में बोली जाती है वरन वो शैक्षिक जगत में भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुकी है। साहित्य के रूप में भी हिंदी जगत विभिन्न विदेशी भाषाओं में अनुवाद के माध्यम से हमारे सामने है और विश्व के कितने देशों के सैकड़ों विद्वानों ने इस हिंदी को समृद्ध किया है। इसका इतिहास भी हमारे सामने है और जो लोग परिचित इससे नहीं हैं उनके लिए तो ये सब वास्तव में आश्चर्यचकित करने वाला भी है। अगर हम बात करें अमेरिका की, कनाडा की, यूके की, ऑस्ट्रेलिया की, यूरोप के अन्य देशों की, बल्कि विश्व के सारे महाद्वीपों की, तो कुछ हमारे ऐसे महानुभाव हैं जिन्होंने तो मील के पत्थर के रूप में कार्य किया। जो हमें आजकल महसूस हो रहा है डेनमार्क में और इस पूरे इलाके में, यानी वो उत्तरी पाश्चात्य यूरोप में, ये है छात्रों की वो कम होती जा रही संख्या। वो मैं अपने खुद के वो शिक्षण क्रम में देखा। एक बात है और संभावनाएं क्या है, और इस हिसाब से मैं यह फिर दोहराना चाहती हूँ कि बहुत कुछ किया जा सकता है। जैसे सबसे पहली जगह पर हम बहुत पहले से दोहराते हैं, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय मानक हिंदी परीक्षा व्यवस्था की बड़ी ज़रूरत है और इसके बारे में शायद ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना, सिर्फ इतना कि जो बहुत सारे लोग, मतलब जो जो काफ़ी ऐसे लोग हैं हंगेरी में जो यूनिवर्सिटी के बाहर हिंदी पढ़ने आते हैं और उनके लिए कोई संभावना नहीं है कि अपनी पढ़ाई, अपनी जानकारी जांच करें और उसके बारे में इनके हाथ में कोई ना कोई औपचारिक कागज, कोई डॉक्यूमेंट आ सके। और मुझे लगता है कि अगर यह संभव होगा तो ज्यादा लोग पढ़ने आएंगे, क्योंकि असली जिंदगी में, मतलब स्कॉलरली जीवन को छोड़कर अगर इनके हाथ में यह है कि इनको यह भाषा आती है तो नौकरी पाने में और पैसे कमाने में यह एक तरह की सहायता जरूर होगी। एक छोटा सा नमूना बताती हूँ। अभी मेरी एक छात्रा एक बड़ी कंपनी में काम करने लगी थी, क्योंकि वहाँ आजकल भारत से आए हुए ड्राइवर लोगों को नौकरी मिलती है, लेकिन इनको हिंदी या अंग्रेजी, टूटी फूटी अंग्रेजी आती है। तो उनके साथ बात करना, काम करने का मौका तब है अगर ये मेरी छात्रा, जो अच्छी तरह हिंदी बोलती है, इस काम को कर पाती है। उच्चारण, शब्दार्थ, भाषिक प्रयोग, ये सबसे बड़ी चुनौतियां हैं अध्यापन की। इन अय्यामों की तुलना में व्याकरण सीखना सिखाना आसान है। संभावनाओं की बात करें तो 40-30 साल पहले की बात क्या करें, 20-25 साल पहले भी हम स्वप्न में भी इनकी कल्पना नहीं कर सकते थे। सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के माध्यम से वो संभव हुआ जो पहले असंभव। सारे दृश्य श्राव्य माध्यम, इंटरनेट पर शब्दकोश, व्हाट्सएप, वीडियो, ऑनलाइन कोर्सेज, शब्दकोश, ये संभावनाएं असीम है अगर विद्यार्थी का मन करे, अगर समय हो आदि। इसके अलावा ये भी उल्लेखनीय है कि पिछले दशकों में विद्यार्थी भारत जाते हैं और उनमें बहुत
वहाँ पढ़ते भी हैं। और इसमें केंद्रीय हिंदी संस्थान की बड़ी भूमिका है। धन्यवाद। तो संभावनाएं बहुत हैं, और इस शानदार संदर्भ में विश्व हिंदी दिवस की भूमिका है या नहीं, और अगर हो तो क्या है। हम जानते हैं भाषा और संस्कृति का चूड़ी दामन का साथ है, और इसके साथ साथ भाषा और राजनीति का भी अविच्छेद्य संबंध है। ये तीनों विश्व हिंदी दिवस मनाने के तरीके में मिले जुले हैं। वैसे मैं देखता हूँ हिंदी के साथ कोई सीधी नौकरी तो नहीं मिलती, लेकिन समाज में जो जिसको कहते हैं आंतर सांस्कृतिक संपर्क अपने आप में एक जॉब मार्केट बन जाता है। तो लोग किसी तरह जब कहीं एप्लीकेशंस लिखते हैं, या तो मीडिया की दुनिया में या पर्यटकों की दुनिया में या शरणार्थियों के साथ में कुछ काम करना, तो लोग समझते हैं ठीक है, इस बच्चे ने भारत के बारे में कुछ सीखा, भाषा सीखी और दूसरी चीजें भी सीखी, सांस्कृतिक इतिहास जो भी हो, तो इनको ले सकते हैं, क्योंकि कुछ जागरूकता बन जाती है उसके साथ। वो इंडोलॉजी का एक फायदा है। और इसके लिए मैं जहां मैं देखता हूँ कुछ हमारे बच्चों को, जहां तक मैं देखता हूँ उनको कहीं ना कहीं नौकरी मिलती तो है, सही मायने में नहीं, लेकिन इनका जो हिंदी का ज्ञान से चला जाते हैं। अनुवाद से कोई फायदा नहीं है। मैं हमेशा लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि वे अनुवाद करें, क्योंकि वो इसके पैसे नहीं आते, इसकी जिंदगी रोजी रोटी नहीं आती। तो वो एक बहुत बड़ा नुकसान है कि लोग चले जाते हैं। अच्छे छात्र जिनके बारे में मैं समझता हूँ इनको आगे बढ़ाना चाहिए किसी तरह से, पर मौका नहीं मिलता, तो हिंदी छोड़ देते हैं एक तरफ। ठीक है, बोलते हैं, कहीं बुलाए जाते हैं, किसी संगोष्ठी में भाषण देते हैं कुछ 5-6 मिनट, 7 अब तो 7 मिनट है, पर इससे हिंदी का वो विश्व भाषा नहीं बनेगी इस तरह से। जब विश्व भाषा बननी है तो एक तो मामला उठाया गया, वो बहुत महत्वपूर्ण, मरिया ने बताया, कुछ बात की इसके बारे में। वो जो परीक्षण का जो मानक ढांचा जो होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण टोफिल की जैसे या डेल्फ की जैसे वो होना चाहिए, पर उसके साथ भी आईसीसीआर को भी बदलना है। अभी भी वही बात चल रही है कि जो भी आईसीसीआर के बाहर भेजे जाते हैं उनके लिए कोई तालीम नहीं मिलता, कोई फॉर्मेशन नहीं मिलता, कोई संस्थान नहीं है जो विदेशी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाता है हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में अभी तक नहीं है। हिंदुस्तान एक महाशक्ति बन रही है या बन चुकी है, दुनिया में है, तो उसमें भी ऐसी ही प्रवृत्ति है। बात यह है कि सोवियत संघ में हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाएं सीखने के बाद नौकरी आसानी से मिलती है। जैसे रेडियो में प्रसारण था, फिर पता नहीं लोग जानते हैं या नहीं, प्रगति प्रकाशन, ये छपा खाना था जहां बहुत अनुवाद हो रहे थे। आजकल प्रगति प्रकाशन बंद है, और रेडियो में प्रसारण सिर्फ अंग्रेजी में है, जो मूर्खता की बात है, क्योंकि हिंदुस्तान में शायद 5% लोग ये सुनेंगे, और वे भी नहीं सुनेंगे, वे पश्चिमी रेडियो सुनेंगे। तो इसलिए ये हमारी भी ये समस्या है। लेकिन हमारे पास विद्यार्थी आते हैं इसलिए कि हमारा इंतजाम, हमारी व्यवस्था कुछ अलग है। ये जो हमारे कुछ 4 फैकल्टीज हैं, वो लोग भाषा शास्त्र, साहित्य, समाजशास्त्र, इतिहास और अर्थशास्त्र सीखने के लिए आते हैं। लेकिन सब लोगों के लिए हिंदी सीखनी जरूरी है। इसलिए वे बाद में जब वे नौकरी के लिए जाते हैं तो जरूरी नहीं कि वे हिंदी बहुत ज्यादा हिंदी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो लोग हिंदुस्तान जाते हैं, मिसाल के लिए विदेश मंत्रालय में काम करते हैं या ट्रेड रिप्रेजेंटेशन में काम करते हैं, तो वे जानते हैं कि औपचारिक स्तर पर तो जरूर अंग्रेजी में काम चलेगा,
लेकिन इसके बाद जब लोग मिलेंगे, विस्की या चाय पिएंगे, तो जरूर आपस में सब लोग हिंदी में बातें करेंगे। और तभी तो लोगों की मानसिकता, लोगों का स्वभाव वगैरह समझने के लिए और उनसे दोस्ती बनाए रखने के लिए हिंदी में अच्छी तरह बातें करना है। वरना अगर वे गोरा चेहरा देखेंगे और टूटी फूटी हिंदी सुनेंगे, तो उसी क्षण अंग्रेजी में बात करने लगेंगे और फिर सभी को हिंदी प्रेमियों, आज के जो जितने वक्ताओं को मैंने सुना, सबकी एक ही समस्या है कि हिंदी पर रुचि, मेरी जवानों में पढ़ाई किताब पढ़ने की रुचि कम हो रही है। ये सबका एक ही समस्या है। ये समस्या हमारे देश में भी है, मतलब था, लेकिन ये सरकारी तौर पर काम करने वाली बात है, क्योंकि मैं जो अपनी आंखों से देख रही हूँ उसी को आपको बोलना चाहती हूँ। हमारे पहले राष्ट्रपति भी, दूसरे अभी का शवकत मिर्जियोयेव भी सरकारी तौर पर जवानियों की नीति चलाते हैं शुरू से। जब भी उज्बेकिस्तान आजाद हुआ, जवानों को उज्बेकिस्तान का भविष्य समझ के सरकारी नीति चलाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें अगर हमारे उज्बेकिस्तान में हर शहर में एक एक यूनिवर्सिटी था, 1 2 4 मतलब 5 यूनिवर्सिटी से ज्यादा यूनिवर्सिटी नहीं था। आजकल हमारे देश में कोरिया का, अमेरिका का, भारत का, इंग्लैंड का, तुर्किश का, रशिया की यूनिवर्सिटी खोले हैं। ये सब बच्चों को पढ़ने की सुविधा देता है, क्योंकि बच्चे पढ़ना चाहते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में, लॉ यूनिवर्सिटी में, मेडिसिन में दाखिला लेना बहुत मुश्किल है और वो पढ़ाई से बाहर हो जाते हैं। आजकल यूनिवर्सिटी की संख्या इतना बढ़ गई कि सब जवानों के लिए पढ़ने की सुविधा है और वो पढ़ रहे हैं। और दूसरी, किताब कम पढ़ने का हमारे देश में विशेष नीति है। बच्चों को पाठशाला से लेकर विद्यार्थियों तक किताब पर रुचि पैदा करने के लिए, इसके लिए हमारे राष्ट्रपति की तरफ से एक प्रतियोगिता का ऐलान किया गया। कौन जितना ज्यादा किताब पढ़ेगा उसके लिए पूरे साल का स्कॉलरशिप मिलेगा, छात्रवृत्ति राष्ट्रपति की तरफ से मिलेगा। और अगर यूनिवर्सिटी है, रेक्टर का ये स्कॉलरशिप है। इसके लिए हमारे सब बच्चे इसको पाने के लिए बहुत किताबें पढ़ के प्रतियोगिता में भाग लेके पूरा साल उनकी अपनी छात्रवृत्ति के अलावा राष्ट्रपति का, रेक्टर का या किसी मंत्रालय का की तरफ से पैसा मिलता है। बाजार के अर्थ में तो सब बच्चे, 80% बच्चे पढ़ते भी हैं, काम करते भी, इसलिए उनको किताब पढ़ने के लिए समय नहीं होता है। जब उनको आर्थिक तौर पर कुछ पैसों की मदद मिल जाएगी तो वो उससे में उनकी किताब पढ़ने की रुचि बढ़ती है। और वो हर भाषा की प्रतिभा है। हम भाषा की प्रतियोगिता करते हैं, और हिंदी है या फारसी है, अरबी है, वो राजदूतावास की तरफ से भी ये इस तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं। और जो जीत जाता है उसको 1 साल का या स्कॉलरशिप मिलता है, या उस देश में 1 साल के लिए पढ़ने के लिए भेजते हैं। यही बात कहना चाहता हूँ कि भाषा के प्रसार के संदर्भ में 2 हमारे विकल्प हैं। रोजगार हो तब लोग सीखें, या फिर लोग सीखें तब वे अपने आप रोजगार के अवसर ढूंढें। मैं दूसरी स्थिति पसंद करूंगा, और यह तब संभव होगा जबकि कुछ ज्यादा व्यापक रूप में हिंदी भाषा सीखने के अवसर मिले। आप्रवासी जगत में या प्रवासी जगत में भारत सरकार ने अमेरिका से अनुरोध किया कि जहां जहां भारतीय मूल के लोग ज्यादा हों, वहां हिंदी भाषा को सीखने का अवसर प्रदान किया। स्कूल कॉलेजों में, देशों में कुछ पहल हुई है और उसका हमको स्वागत करना चाहिए। लेकिन जहां तक अन्य देशों का सवाल है, क्या भारत सरकार कुछ ऐसी नीति नहीं बना सकती है? और इस पर मैं बहुत पहले से विचार कर रहा हूं, लेकिन मेरा विचार पहुंचता नहीं कि क्यों ना हम भारत में पर प्रारंभिक स्तर से लेकर आगे तक पढ़ाएं। क्या इतने बड़े देश में, 140 करोड़ लोगों के देश में, क्या 2 स्कूल हम हंगरी भाषा या पोलिश भाषा के लिए नहीं कर सकते? और ये तब कर सकते हैं जबकि हम उसी प्रकार उनसे भी अपेक्षा करें कि वे भी मातृभाषा के रूप में शुरू से हिंदी भाषा को पढ़ाने के लिए कुछ स्कूल कॉलेज स्थापित करें।
और जब स्कूल में लोग पढ़ेंगे तो फिर अपने आप में कॉलेज के स्तर तक पहुंचकर वे हिंदी को अपनाना चाहेंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि एक नीति, भाषा की नीति इस देश में बने जो कि भाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए कुछ काम करे। पर ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि जब ये तो बात होती है कि हिंदी राजभाषा कैसे बनी, तो 1949 में 14 सितंबर को ये संकल्प लिया गया और 14 सितंबर को फिर ये राजभाषा बन गई। परंतु विश्व हिंदी दिवस कैसे मनने लगा, ये शायद कम लोगों के जानकारी में है। तो मैं यहाँ पर मैं उनको याद करना चाहूँगा, डॉक्टर शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव जी को, जो कि पटना से सांसद थे। और मुझे ध्यान है कि मैं जिस समय ब्रिटेन में पोस्टेड था उस समय उनके दिमाग में बार बार ये प्रश्न होता था कि हिंदी राजभाषा के रूप में तो उसका राजभाषा दिवस है, परंतु विश्व भाषा के रूप में भी, और विश्व भाषा के रूप में भी हमको उसका विश्व हिंदी दिवस मनाया जाना चाहिए। और उसका वो लगातार चर्चा होती रही। और पहला जो डॉक्यूमेंट तैयार हुआ, प्रवासी टुडे जो एक पत्रिका छपती है, उसमें मैंने एक विस्तृत लेख लिखा है कि वो कैसे चीजें इवॉल्व हुई। तो मुझे ध्यान है कि वो ब्रिटेन में ही हमारे घर पर हम लोगों ने चर्चा की। और उसके बाद वो जो सूरीनाम की, नारायण जी यहाँ पर हैं, विश्व हिंदी सम्मेलन था, तो उसमें पहली बार डॉक्टर शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव ने ये प्रस्ताव रखा। और धीरे धीरे उसके बाद विदेश मंत्रालय ने भी उसको माना और ये विश्व हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। और अगर वो चर्चा होती भी है तो उसका जो स्वरूप है वो मुख्यतः प्रवासी साहित्य पर केंद्रित है। जैसा दुर्भाग्य से भारत में भी भाषा के ऊपर जब हम बात करते हैं तो वो केवल साहित्य पर केंद्रित हो जाता है। उसमें जो भाषा के जो अलग आयाम हैं, चाहे वो पत्रकारिता है, चाहे वो भाषा विज्ञान है, चाहे वो विज्ञापन की भाषा है, चाहे वो अनुवाद की भाषा है, उस सारी चर्चा को उतना ध्यान नहीं दिया जाता। और जो अभी चर्चा कर रहे थे कि रोजगार की बात करते हैं या हम अपने पाठ्यक्रमों की बात करते हैं, तो हमारे पाठ्यक्रमों में भी वो दिखाई देता है। एक बहुत अच्छी बात जो अभी थोड़े दिन पहले जब हम ब्रिटेन में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन कर रहे थे तो एक चर्चा आई, और उसमें संतोष चौबे जी ने जो अभी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया, उन्होंने एक बात एक अच्छी उठाई। और उसमें वो चर्चा ये थी कि क्या ये जो है भाषा के रूप में एक स्किल, एक साहित्यिक भाषा के रूप में हिंदी को पढ़ाना एक अलग बात है, एक स्किल के रूप में हिंदी को, एक कौशल के रूप में हिंदी को पढ़ाना एक अलग बात है। तो क्या हम एक कौशल के रूप में हिंदी को पढ़ाना ये एक अपनी प्राथमिकता बनाते हैं, तो फिर हिंदी रोजगार की तरफ भी जाती है और शायद बहुत ज्यादा लोगों को जोड़ सकती है, ऐसा लगता है। हमने अपने जो जिसको बोलते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस, अभी मैं देख रहा हूं कि ऐसी भी कोई चीज हमारे इसमें जुड़ी नहीं है जिसमें हमने किस किस विश्वविद्यालय में क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, उसके क्या परिणाम है, ये सारी चीजें भी हमने कोई लिखित रूप में कहीं हमारे सामने आई है। ऐसा बहुत कठिन दिख रहा है, ऐसा कम दिखा है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत अनुभव के बारे में कुछ बोल रहा हूँ। जब मैं जवानी में हिंदी पढ़ता था भारत में, 65 से 68 की बात है, बहुत पुरानी बात। तो तब पश्चिम के आए हुए जो विद्वान है उन लोगों को हिंदी बोलनी नहीं आती थी, या कोई अभी रुचि भी नहीं थी हिंदी बोलने की, मुझे ऐसा लगा। लेकिन जब मैं अध्यापक बना और पश्चिमी देशों के विद्वानों के साथ संपर्क में आने लगा तो ये स्थिति बहुत बदल गई। आप लोगों के सामने है, बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं और बोलने की इच्छा भी है और उत्साह भी है। तो ये सुन के मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि पश्चिमी देशों में हिंदी बोलने वाले जो युवा लोगों की संख्या घटती जा रही है। ये थोड़ा विरोधाभास जैसा लगा। जापान में हिंदी सीखने के छात्रों की संख्या नहीं घट रही है, लेकिन
नहीं बढ़ भी रही है। और चुनौती हिंदी की नहीं है जापान के लिए। और जापानी सरकार यूनिवर्सिटी को, विश्वविद्यालयों को बजट कम देने लगे, यही चुनौती है।